नमस्ते, मेरा नाम है सिद्धांत। फ्रेम में साथ में है अंशुमान तिवारी। अर्थात में हम आ चुके, कोरोना का समय है, कोरोना से जुड़ी बातें हैं। जानते हैं कि कुछ लोग इससे थोड़ा थोड़ा अब बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बाहर निकलने के लिए सावधानियां हैं, तमाम तरह की दिक्कतें हैं, सरकार ध्यान दे रही है। और उन सबके बीच हमारा अर्थात का ये नया सेगमेंट है। तो अंशुमान जी, शुक्रिया बातचीत करने के लिए। सबसे पहली बात, इस बार इंडिया टुडे हिंदी के अंक में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? सिद्धांत, हम जिसकी अभी बात कर रहे थे, जो आप कह रहे थे कि कोरोना की जो बंदी है, जो लॉकडाउन है, जो करीब करीब 40 दिन का हो चुका है, इससे बाहर निकलने का तरीका क्या हो, सरकार कौन से तरीके अपना रही है जिससे से क्रमशः उठाया जा सके, इसे हटाया भी जा सकेगा कि नहीं, ये कब तक हट पाएगा, हम इस बंदी से, इस भय से इस खौफ से कब तक मुक्त हो पाएंगे, ये इसके ऊपर ये पूरा अंक केंद्रित है। और सरकार की जो एग्जिट स्ट्रेटजी है, जो रणनीति है, उसकी पड़ताल करता है अंक। और इसके साथ आपको ये भी बताएगा कि आखिर हम टेस्टिंग में, हम कोरोना की जांच में इतने पिछड़े हुए क्यों हैं, क्योंकि काफ़ी कुछ सारा दारोमदार इस बात पर निर्भर करता है कि हम कितनी तेज़ी से लोगों को जांच सकते हैं कि वो कोरोना प्रभावित है, कोरोना से पीड़ित हैं, या उनके कोरोना से पीड़ित होने की संभावना है। हाँ, इस पर कोई बहुत सारी बात हो रही है। दो तीन जगहों पे रिपोर्ट आई थी, वो भी 3-4 हफ्तों पहले आई थी कि व्हाई इज इंडिया टेस्टिंग वेरी लो। तो काफी इंडिया की टेस्टिंग रेट्स पे सवाल उठ रहे हैं ऐसे समय में। अब अर्थात की तरफ बढ़ा जाए सर। असंभव से संघर्ष, असंभव के विरुद्ध। असंभव के विरुद्ध, माफ कीजिएगा। जी। हाँ, मैं पढ़ के उसको अपनी मेमोरी पर ही काम कर रहा था। असंभव के विरुद्ध, तो हम किस असंभव के विरुद्ध बात कर रहे हैं? सिद्धांत, हमने पिछले अपने अर्थात के लगातार सत्रों में, शुरुआत से, जब से कोरोना दुनिया में आया और चीन पर असर करना शुरू किया, हम लगातार अर्थात में दर्शकों से बात करते रहे हैं कि अर्थव्यवस्था के अलग अलग आयामों पर, अलग अलग पक्षों पर इसका क्या असर पड़ेगा। हमने बताया कि दुनिया की अर्थव्यवस्था गहरी मंदी की तरफ जाएगी अपने शुरुआती कार्यक्रमों में कोरोना आने के बाद। आज IMF कह रहा है कि दुनिया 1930 के बाद की सबसे भयानक रिसेशन में है। हमने अपने कार्यक्रमों में बताया कि भारत की आर्थिक विकास दर 1 से 1.5% तक गिर सकती है, भारत की विकास दर 0 से 1% तक गिर सकती है। इस पर चर्चा की थी। पिछली बार हमने ये भी चर्चा की थी कि कोरोना से अर्थव्यवस्था को बचाने का, उबारने के रास्ते क्या होंगे। अभी सरकार की तरफ से कोई पैकेज नहीं आया है, पर आज हम चर्चाओं को दूसरी दिशा में ले जाते हैं, दूसरी तरफ ले जाते हैं, और अर्थात में हम इस पर चर्चा करते हैं कि दरअसल निकलना होगा कैसे। ये जो अंधी टनल है एक पैंडेमिक की, एक महामारी की, इससे निकलेंगे कैसे हम, और ये निकलना तय कौन करेगा, कैसे, कब दुनिया ये जान पाएगी, तय कर पाएगी कि वो कोरोना से मुक्त हो गई। कैसे हम ये तय कर पाएंगे कि भारत में 250 के आसपास जो हॉटस्पॉट है, वहां के लोग चैन की सांस ले सकेंगे कि वो कोरोना मुक्त हो गए। महामारियों के साथ सबसे बड़ी समस्या दुनिया में ये होती है कि उन्हें, उनसे देश को, शहर को, इलाके को, क्षेत्र को मुक्त घोषित करना बहुत मुश्किल काम होता है, और वो किन आधारों पर किया जा सकता है। आज हमारी चर्चा इस पर केंद्रित है। इस चर्चा के लिए हमें यह समझना पड़ेगा कि कोरोना के इस कहर से कब निजात मिलेगी। इसे ना तो नरेंद्र मोदी तय कर सकते हैं, ना डोनाल्ड ट्रंप तय कर सकते हैं, ना शी जिनपिंग या बोरिस जॉनसन तय कर सकते हैं, ना दुनिया का कोई राजनेता, दुनिया का कोई अभिनेता, दुनिया का कोई धर्मगुरु ये तय नहीं कर सकता कि आखिर हम कोरोना के कहर से मुक्त कब होंगे। कोरोना के कहर से हम कब मुक्त होंगे, और उसे मुक्त करने की व्यवस्था जो लोग कर रहे हैं, वो कैमरों की चमक से बहुत दूर पीछे कहीं बैठे हुए हैं, जो कभी धमक कर नेताओं की तरह कैमरों के सामने आकर अपनी बात नहीं कह सकते। वो दरअसल एक ऐसे मिशन में लगे हैं जिस मिशन को आज तक इस दुनिया ने कभी नहीं देखा। ऐसा मिशन दुनिया के इतिहास में पहला मिशन है। कोरोना से हम जीतेंगे, कैसे जीतेंगे, कब तक जीतेंगे, इसका दारोमदार दुनिया की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री पर है, दवा उद्योग पर है, फार्मा कंपनियों, फार्मा इंडस्ट्री पर है। यकीनन दुनिया की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इस समय ज्ञान के, शोध के और संसाधनों के शिखर पर बैठी हुई है। और पिछले 20-25 सालों में, 30 सालों में दुनिया के अगर किसी एक उद्योग ने सफलताओं की हमारी सारी कल्पनाओं को पार किया है, तो वो दुनिया की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है। दवाओं के विकास के तौर पर, सर्जरी की तकनीकों के विकास तौर पर, ट्रांसप्लांट के तौर पर दवाओं के तरह तरीके के कॉम्बिनेशन के तौर पर उसने दुनिया में बहुत सारी बड़ी बीमारियों को रोकने में मदद की है, बहुत सारी लाइफस्टाइल डिजीज को कंट्रोल करने में मदद की है। आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले जितने लोग जिन बीमारियों से मरते थे, आज लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा बढ़ गई है। तो इसलिए दुनिया की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, दुनिया का दवा उद्योग क्षमताओं के हिसाब से कमजोर नहीं है, उसके पास क्षमताएं बहुत हैं। लेकिन इस समय सिद्धांत, उसको जो काम मिला है ना,
अगर वो काम पूरा हुआ और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री दुनिया की जीती, तो भविष्य में बीमारियों से जंग का हमारा पूरा तरीका बदल जाएगा। इसके बाद आने वाली बीमारियों से हम कैसे लड़ेंगे, इसका पूरा तरीका बदल जाएगा। तो आज का अर्थात फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर क्या हो रहा है कोरोना को लेकर, और कैसे हम ये तय करेंगे कि वहां से निकलेंगे, उस पर है। 11 जनवरी को वुहान ने पहली बार दुनिया को जो कोरोना वायरस था, जो कोविड-19 वायरस था, उसका जेनेटिक कोड जारी किया था, पब्लिक किया था, यानी उसका आनुवंशिक क्रम जारी किया था। वो जो वायरस है, उसकी जो जेनेटिक जीनोम स्ट्रक्चर है, उसे दुनिया के सामने रखा था 11 जनवरी को पहली बार। और उसके बाद से पूरी दुनिया की दवा कंपनियां एक मिशन इम्पॉसिबल में लग गई। मिशन इम्पॉसिबल है, असंभव के विरुद्ध मिशन में लग गई। अब इस समय दुनिया के दवा उद्योग के दो बड़े लक्ष्य हैं। पहला ये कि कम से कम समय में, कम से कम मतलब कम से कम समय में दुनिया में कोरोना की ऐसी दवा विकसित हो जाए जिससे पीड़ितों का इलाज हो सके, पहली चीज ये। और दूसरा मिशन इम्पॉसिबल ये है कि अंततः कोरोना की वैक्सीन तैयार करना। वैक्सीन बनाए बिना बिना दुनिया को कोरोना से मुक्त करना मुश्किल है। अब दवा और वैक्सीन बनाना चुनाव लड़ने या नारे उछालने या ट्वीट करने जितना तो हासिल होता आसान नहीं है। और इसलिए करीब से जब आप देखें, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लोगों से मेरी पिछले कई हफ्ते से बात हो रही है, पूरी दुनिया में अलग अलग जगह जो लोग फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, वैज्ञानिक या कंपनियां, तो ऐसा लगता है जैसे कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की बात करके लगता है कि जैसे वो किसी एक बड़ी साइंस फैंटेसी फिल्म की तरह बदल गया है, जो किसी प्रलय के लिए, किसी एपोक्लिप्स के लिए, किसी आर्मेगेडोन के लिए समय के विरुद्ध भाग रही है। जैसे वो प्रलय बढ़ रही है उनकी तरफ, जैसे किसी साइंस फिल्म में दिखाई देता है कि प्रलय आ रही, और उससे पहले उनको ऐसे सिस्टम्स तैयार कर लेने हैं जिससे कि दुनिया को इस प्रलय से बचाया जा सके। दवा तैयार करने की होड़ बड़ी बड़ी कॉम्प्लेक्स और पेचीदा है, और इसमें दिलचस्प भी है काफी। वायरल से पैदा होने वाली बीमारियां, जो वायरस से पैदा होने वाली बीमारियां हैं, उनका इलाज बहुत आसान नहीं होता। आमतौर पर एक सामान्य विज्ञान की बात है कि वायरस जो है वो आपके शरीर की कोशिकाओं को ही, सेल का इस्तेमाल करके ही अपनी संख्या बढ़ाता है, और वायरस को रोकते हुए शरीर की कोशिकाओं को बचाना की दवा बनाना एक टेढ़ी खीर है। इसलिए दुनिया में कुछ ही वायरल रोगों की दवाएं उपलब्ध हैं, जिसमें HIV है, जिसमें हर्पीज है, जिसमें हेपेटाइटिस बी है, जिसमें इन्फ्लुएंजा है, जिसमें हेपेटाइटिस C है। लेकिन वायरस के साथ एक बड़ी समस्या दवा उद्योग के सामने यह है कि वायरस बहुत जल्दी म्यूटेट हो जाते हैं। वायरस अपना स्वरूप बदल देते हैं, और इसलिए दवाओं का असर सीमित हो जाता है, खत्म हो जाता है। एक कोरोना के साथ भी आई थी ये रिपोर्ट कि म्यूटेशन हो रहे हैं। दुनिया के सारे वायरल लोगों के साथ एक समस्या है कि वायरस म्यूटेट हो जाते हैं, अपना स्वरूप बदल लेते हैं, इसलिए वो दवाओं को बनाना, वायरल दवाओं को बनाना मुश्किल है। इसलिए दुनिया में रोगों की दवाएं बहुत सारी हैं, पर वायरल रोगों की दवाओं की संख्या सिद्धांत सीमित है। अच्छा, आमतौर पर किसी दवा को विकसित करने में 10 से 12 साल लगते हैं। 10 से 12 साल एक मेडिसिन को डेवलप करने में। उसका एक लंबा तरीका होता है, उसका मॉलिक्यूल डेवलप करना, फिर उसे टेस्ट करना, फिर उसका प्री क्लिनिकल ट्रायल करना, पशुओं पर उसका परीक्षण करना, अंततः फिर मनुष्यों पर उसका परीक्षण करना, फिर उसके बाद उसे देखना, तो 10 से 12 साल लगते हैं। लेकिन एक आश्चर्य हुआ है पूरी दुनिया में, दुनिया के फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, कि 11 जनवरी को कोरोना का जेनेटिक कोड पर आने के तत्काल बाद दुनिया में 55 दवाएं एक साथ, 55 कोरोना से लड़ने की 55 दवाएं एक साथ परीक्षण के अलग अलग दौर में पहुंच गई हैं। एक साथ टेस्टिंग चल रही है, अलग अलग लेवल के ऊपर टेस्टिंग के अलग अलग लेवल पर पहुंच गई हैं। ऐसा इसलिए हुआ कि 20 मार्च को WHO ने यह डिसाइड किया कि दुनिया में 15 देशों में एक साथ कोरोना की दवाओं का परीक्षण किया जाएगा। ऐसा पहली दुनिया में कभी नहीं हुआ था, जब सामूहिक रूप से एक दुनिया की बड़े हेल्थ, बहुराष्ट्रीय हेल्थ या बहुपक्षीय हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पूरी दुनिया के अलग अलग आयु वर्गों पर, अलग अलग एथनिसिटी पर, अलग अलग मौसमों में कोरोना की दवा का परीक्षण शुरू कर दिया। 28 मार्च को नॉर्वे और स्पेन में तो मरीजों पर भी परीक्षण शुरू हो गए दवा के। अब ये चमत्कार कैसे हो रहा है? आमतौर पर दवा विकसित करने में 10 से 12 साल लगता है, तो आखिर ये दवाएं इतनी जल्दी बन कैसे रही? इसके लिए दुनिया की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री एक नई तकनीक अपना रही है, जिसका नाम होता है रीपर्पजिंग, यानी पुरानी दवा को नए तरीके से तैयार करना। कोरोना के लिए, कोरोना के वायरस के असर के हिसाब से नई दवा तैयार करना बहुत मुश्किल काम है और बहुत लंबा काम है। तो जो मौजूदा दवाएं हैं, जो मौजूदा एंटीवायरल ड्रग्स हैं, उन्हीं पर काम करके उनकी रीपर्पजिंग की जा रही है। और इसलिए
ये क्यों बहुत दिलचस्प है फार्मास्यूटिकल उद्योग की लड़ाई इस समय कोरोना के साथ, कि कोरोना एक पहली ऐसी बीमारी है जिसमें 3 तरह की दवाओं पर एक साथ काम शुरू हो रहा है। पहला स्तर उन दवाओं का है जो एंटीवायरल है, और एंटीवायरल दवाएं दुनिया में पहले से मौजूद हैं, जिन एंटीवायरल दवाओं का इस्तेमाल कहीं ना कहीं कोरोना के इलाज में किया जा रहा है। दूसरा हिस्सा वो है जो आपके शरीर के अंदर रेजिस्टेंस बढ़ाती हैं, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती हैं, ऐसी दवाओं का। और तीसरा वो जो एंटीबॉडी उपचार है, जो आपके शरीर से ही उपचार लेकर उससे लड़ने की कोशिश करते हैं, जिसमें एक प्रयोग भारत में भी शुरू हुआ है जिसकी अभी आईसीएमआर प्लाज्मा वाली तकनीक की इजाजत दी है। अब जो दुनिया के दवा उद्योग से हमारे पास सूचना आ रही है, कंपनियों से जो हम बात करके समझ रहे हैं, अगर ये सब कुछ ठीक चलता रहा, तब भी सब कुछ ठीक चलता रहा और ये परीक्षण सही होते रहे, तब भी सिद्धांत दुनिया में दवाओं की पहली खेप अक्टूबर-नवंबर से पहले उपलब्ध नहीं होगी। वो पहली खेप कितनी बड़ी होगी हमें पता नहीं, पर पहली खेप दवा की एंटीवायरल, एंटीबॉडीज और रेजिस्टेंस बढ़ाने वाली दवाओं की पहली खेप शायद दुनिया में सितंबर-अक्टूबर तक हमारे पास आ पाएगी। तब तक जो भी हम बहस कर रहे हैं, जिस पे हाइड्रोक्सी पे बहस करते हैं या हाइड्रोक्लोरोक्विन पे बहस करते हैं या एजिथ्रोमाइसिन पर बहस करते हैं, ये सब दवाएं इलाज बिल्कुल नहीं है। ये सारी दवाएं केवल अंदाज से, अनुमान से, प्रयोग से दी जा रही है। इनमें से कोई भी दवा कोरोना का निर्धारित इलाज नहीं है, क्योंकि कोरोना के इलाज की करीब 50 दवाएं परीक्षण के अलग अलग चरणों में मौजूद हैं। हाँ, वो भी तीर तुक्का वाला मामला है सर। हाँ, ये अभी है। लेकिन इसके बाद दूसरा चरण, दवाएं इलाज के लिए हैं, पर अंतिम इलाज तो वैक्सीन ही है। अंतिम इलाज तो ये है कि जब कोरोना के इलाज की वैक्सीन विकसित की जाए। वैक्सीन का बनाने का काम सिद्धांत और ज्यादा पेचीदा है और ज्यादा कठिन है। 15 से 20 साल लगते हैं वैक्सीन को विकसित करने में। और दूसरा एक और बात यह है कि दुनिया में वैक्सीन की सफलताओं का इतिहास बड़ा असंतुलित है। बस वैक्सीन की सफलताएं हमेशा पूरी तरह सक्सेसफुल नहीं होती। जैसे इस समय दुनिया में करीब 15 बीमारियों की वैक्सीन उपलब्ध है। 15 बड़ी बीमारियों की वैक्सीन दवा कंपनियां बनाती हैं, जिसमें छोटी चेचक और पोलियो वैक्सीन से खत्म हो गया, लेकिन HIV, निपाह, हर्पीज, सार्स, जीका ऐसी बीमारियां जो थी, इन पर वैक्सीन ने बहुत असर नहीं किया। और इनका असर वैक्सीन का कुछ लोगों पर तो हुआ, लेकिन बाकी लोगों पर बहुत सीमित रहा। वही वजह कि वायरस अपने आप को म्यूटेट कर लेता है और वैक्सीन निष्प्रभावी हो जाती है। लेकिन फिर भी दवा उद्योग, जैसे हमने कहा कि ये असंभव के विरुद्ध लड़ाई है, तो दवा उद्योग अभूतपूर्व ढंग से दुनिया में इतनी स्पीड से किसी वैक्सीन का विकास नहीं हो रहा है, अभूतपूर्व ढंग से वैक्सीन बनाने में लगा है। WHO ने एक सूची जारी की है, जिसके मुताबिक दुनिया में 44 जगह वैक्सीन एक साथ बन रही है। एक साथ कोरोना की वैक्सीन का या किसी दवा की वैक्सीन का इतना बड़ा बड़े पैमाने पर परीक्षण एक जगह नहीं हो रहा है। ब्लूमबर्ग ने खबर दी पिछले दिनों कि जब चाइना ने कोरोना वायरस का जेनेटिक कोड जारी किया, उसके बाद मार्च के अंत में अमेरिका की कंपनी ने एक मरीज पर पहला वैक्सीन का परीक्षण भी कर लिया। हाँ, ह्यूमन ट्रायल शुरू हो गया तभी। हाँ, उस पर ट्रायल भी शुरू हो गया। अब इसके लिए कंपनियां कुछ नई तकनीकों का इस्तेमाल कर रही हैं। जैसे दवा उद्योग में जो तकनीकें होती हैं, उनके अपने जोखिम होते हैं। वो जिस तकनीक का इस्तेमाल कर रही हैं, उसमें प्रभावित शरीर की कोशिका या सेल का इस्तेमाल करते हुए वायरस से लड़ने की तैयारी की जाएगी। ये तकनीक आमतौर पर, जितना दवा उद्योग के लोग मुझे बता रहे हैं, मैं जिनसे बात कर रहा हूँ, ये तकनीक अभी परीक्षित नहीं है। इसके अपने जोखिम है। लेकिन कंपनियां मान रही हैं कि इस वैक्सीन के यही एक तरीका है जिससे हम बहुत तेजी से वैक्सीन बना सकते हैं। फिर भी ये बात ध्यान रखना जरूरी है कि कोरोना की पहली वैक्सीन दुनिया को 1.5 साल से कम समय में नहीं मिलेगी। 1.5 से 2 साल लगेंगे, यानी 18 महीने में 18 महीने से कम समय में दुनिया में पहली वैक्सीन नहीं बन पाएगी। मतलब मई जून 2021 के आसपास की बात है। मई जून जुलाई तक दुनिया में परीक्षित और टेस्टेड पहली वैक्सीन हमारे हाथ में आ पाएगी। फिर बात यह नहीं है कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक दुनिया में दवाएं बनने लगेंगी और अगले साल मई, जून, जुलाई तक अगर सब कुछ सही चला और वैक्सीन के परीक्षण सही चले तो वैक्सीन होने लगेगी। सबसे बड़ी समस्या यह है कि दवा और वैक्सीन का उत्पादन कितने बड़े पैमाने पर होगा। अकेले अमेरिका की आबादी को वैक्सीन और दवाएं देने के लिए बड़े पैमाने पर उत्पादन चाहिए। फिर एक इसका सिस्टम होता है वैक्सीन और दवा देने का। सबसे पहले ये डॉक्टर और नर्सेस को दी जाती हैं, जो प्रभावितों से सीधे संपर्क में हैं, जब उनकी सेवा कर रहे हैं, तो उन्हें दवा और वैक्सीन पहले दी जाती है। फिर वैक्सीन का दूसरा चरण बच्चों को और गर्भवती महिलाओं को दिया जाता है। फिर तीसरे चरण में वो लोग वैक्सीन प्राप्त करते हैं
जो इन बीमारियों के प्रति संवेदनशील हैं, जैसे जिनका रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिनका श्वसन तंत्र खराब है, जिनको सांस लेने में दिक्कत है, और उसके बाद फिर जो बचे हुए एडल्ट या जो सामान्य लोग हैं उनको जोखिम से बचाने के लिए वैक्सीन दी जाती। तो यानी अगर ये दोनों काम अपने समय से चलते रहे, कोशिशें बड़े पैमाने पर हो रही, तो भी दुनिया में बहुत बड़े पैमाने पर दवाओं का भी उत्पादन चाहिए होगा और वैक्सीन का उत्पादन भी चाहिए होगा। दवा के विकास में भारत की एक कंपनी भी शामिल की गई है। WHO ने भारत की एक बड़ी दवा कंपनी को दवा के विकास में शामिल किया है। एक चीज ध्यान रखना जरूरी है कि कोविड-19 का जो फर्क है बाकी पिछले हमारे एक्सपीरियंसेस से, अनुभवों से, उसमें बहुत फर्क है। सार्स या जीका या निपाह या इबोला, इनकी तुलना में कोविड-19 संक्रामक बहुत ज्यादा है। तो पूरी दुनिया ये मान रही है कि अभी हम इन चर्चाओं की तरफ नहीं जा रहे हैं, क्योंकि अभी हम उन चीजों में उलझे हुए हैं। हमको लगता है कि लॉकडाउन हमें बचाने का एक तरीका है कि हमको घरों में बंद कर दिया गया तो हम बच जाएंगे बगैर जांच के, या हम बाहर नहीं निकलेंगे तो बच जाएंगे। दवा उद्योग की चिंता ये नहीं, आपको घरों में बंद करके आपको कोरोना से कोई नहीं बचा सकता। इसका सबसे बड़ा बचने का तरीका जो पूरी दुनिया स्वीकार कर चुकी है, उसको हर्ड इम्यूनाइजेशन कहते हैं। समूह में सैकड़ों लोगों को वैक्सीन लगाई जाए, कंपल्सरीली वैक्सीन लगाई जाए, ताकि फिर इम्यूनिटी डेवलप करें और फिर वो आगे लोगों को फैलाए नहीं। जैसा कि हमने येलो फीवर या बाकी बीमारियों के बारे में देखा है कि अगर आप दुनिया में किसी ऐसे देश में यात्रा करते हैं जहां येलो फीवर है, तो आपको वीजा तब मिलता है जब आप उसकी वैक्सीन लेकर उस देश में जाते हैं, ताकि आप वहां से वो बीमारी लेकर वापस ना आ सके। तो कोविड जिस स्थिति में जिस तरह से फैला है, उससे दुनिया को हर्ड इम्यूनाइजेशन चाहिए। अब जब तक बड़े पैमाने पर किसी भी शहर में, किसी भी इलाके में 70%, 80% पॉपुलेशन को वैक्सीन नहीं लगाई जाएगी, तब तक हम आश्वस्त और निश्चिंत नहीं हो सकेंगे सिद्धांत कि क्या कोरोना पर नियंत्रण कर लिया गया है, कोरोना को रोका जा सकता है। हमारी स्थिति यह है कि अभी तो हम टेस्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। भारत की जो पूरा स्वास्थ्य सिस्टम है वो भी इस स्थिति में भी नहीं है कि वो देश में पर डे 1-2 लाख लोगों के टेस्ट कर सके। हमारे टेस्ट का औसती 25,000-26,000 प्रतिदिन के आसपास बहुत कम है। तो हाँ, बहुत कम है। तो हम वैक्सीन के लेवल पर कहां तक जाएंगे? एक चीज हमारे लिए ध्यान रखना जरूरी है, ये 3 मई की डेडलाइन हो या 30 मई की डेडलाइन हो, दुनिया तब तक सामान्य नहीं होगी, ऐसा तब तक बिल्कुल नहीं होगा कि एक देश के लोग दूसरे देश में यात्रा करने लगे, हमारी जिंदगी वैसी हो जाए कि हम एयरपोर्ट हम गए और हमने वीजा लिया और टिकट लिया और दुनिया के किसी देश में घूमने चले गए या किसी शहर में घूमने चले गए। ये तब तक सामान्य नहीं होगा। और इसलिए कोरोना के आर्थिक असर की बात हम लगातार कह रहे हैं कि बहुत लंबा चलने वाला असर इसलिए है क्योंकि जब तक ये वैक्सीन नहीं बन जाएगी, जब तक ये वैक्सीन सब तक पहुंच नहीं जाएगी, और जब तक कंपल्सरीली देशों की बड़ी आबादी को यह वैक्सीन नहीं मिल जाएगी, तब तक आप उम्मीद नहीं करिए कि दुनिया को कोरोना से मुक्त घोषित किया जाएगा। कोरोना से मुक्त घोषित करने के लिए कम से कम हर देश की एक क्रिटिकल आबादी को, एक बड़े मास को खासतौर से जो लोग मूव करते हैं, बाहर जाते हैं, आते जाते हैं, उन्हें वैक्सीन उपलब्ध कराना होगा। अभी हम कॉस्ट की कोई गणना हमारे पास नहीं है कि इस वैक्सीन की लागत क्या होगी, ये किस रेट पर मिलेगी, कैसे ये बांटी जाएगी। इसलिए दवा बनने तक बचकर रहिए और दम साध कर देखिए। ये किसी फैंटेसी फिल्म जैसा, किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा मुकाबला है जो दुनिया के फार्मास्यूटिकल उद्योग और दुनिया की सबसे बड़ी महामारी पिछले कई दशकों में, सदियों में महामारी के बीच चल रहा है। और सिद्धांत, जीतने के अलावा हमारे पास कोई दूसरा विकल्प है भी नहीं। जीतना तो पड़ेगा ही। अच्छा, और फिल्म, अंशुमान जी, फिल्म की बात की आपने, तो बार बार एक फिल्म का जिक्र हो रहा है इस पूरे मसले पे। कंटेजियन एक फिल्म आई थी जी, और वो सार्स की पृष्ठभूमि पर बनाई गई थी। और वो जब कोरोना फैला है और कहा जा रहा है कोरोना का डिटोल अब सार्स से आगे जा रहा है, तो उस फिल्म को काफी लोग पसंद कर रहे हैं और काफी लोग ये देख के चकित हो रहे हैं कि उस पूरे फिल्म में दिखाए गए घटनाक्रमों और इस पूरे कोरोना के पूरे घटनाक्रमों में बहुत ज्यादा समानताएं हैं। तो दुनिया में बहुत सारी फिल्में ऐसी हैं जो वायरस और वायरस से जुड़े हुए असर पर हैं। जहां तक मुझे याद पड़ता है, एक बॉन्ड मूवी भी है जिसमें एक वैक्सीन और एक वायरस की कहानी दिखाई गई है, जिसमें कि एक डॉक्टर है जो एक वायरस डेवलप करता है और उसके बाद उसकी वैक्सीन बनाई जाती है। तो पर अगर आप एक बार ये रोज की चर्चाओं से बाहर निकल कर देखें, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि दरअसल कोरोना वॉरियर्स
वो हैं जो कहीं लेबोरेटरी में बैठे 24 घंटे इस कोशिश में लगे हैं कि दुनिया के हाथ में जल्दी से जल्दी दवा और वैक्सीन आ जाए, जो बहुत असंभव है क्योंकि दुनिया में दवाएं 1-2 साल में नहीं बन जाती, वैक्सीन तो 10-10, 12-12 सालों में बन जाती। इसलिए और फिर वो वैक्सीन आए, सफल हो, उनकी कोई गारंटी नहीं है, उन वैक्सीन को कोई दुष्प्रभाव ना हो, उनके कोई साइड इफेक्ट्स ना हो, दवाओं के कोई दुष्प्रभाव ना हो, उनके साइड इफेक्ट ना हो, यह भी हमें नहीं पता, क्योंकि इतनी बड़ी पॉपुलेशन को, इतनी बड़ी आबादी को दुनिया में असर किया गया है, असर कर रहा है कोरोना, कि किस देश में किस व्यक्ति के इम्यूनिटी सिस्टम को वैक्सीन और दवा कैसे प्रभावित करेगी, इसे जान पाना मुश्किल है। पर यही वो लड़ाई है जिसमें विज्ञान हमेशा जीतता है, और इसीलिए विज्ञान पर विश्वास हमारा लगातार बढ़ता जाता है। इसीलिए हम विश्वास करते हैं कि विज्ञान अपनी गलतियों से सीखने वाली दुनिया की सबसे अच्छी विद्या है, दुनिया का सबसे बेहतर धर्म है जो अपनी गलतियों से सीखता है। और इसलिए वो आज इस पूरी लड़ाई में फ्रंट में खड़ा है। दुनिया की करीब 55 से 60 बड़ी दवा कंपनियां सारा काम छोड़कर पूरी ताकत में लगी हुई हैं कि कैसे मनुष्यता को इस खतरे से बचाया जा सके और कैसे दुनिया के हर व्यक्ति के पास वैक्सीन पहुंचाई जा सके। तो ये लड़ाई बहुत दिलचस्प है, ये जंग बहुत दिलचस्प है, और इस जंग पर निगाह रखना हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि हमें ये मानकर चलना पड़ेगा कि लॉकडाउन हटे या बना रहे, हम घरों से निकलें या बाहर निकलें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम घरों में बंद हैं। कोरोना से हम तभी सुरक्षित हो सकते हैं जब या तो हमारे अस्पताल के पास कोरोना से के पीड़ित के इलाज के लिए दवाएं मौजूद हों, या हमारी बाह में कोरोना से बचने की वैक्सीन लग चुकी हो। हाँ, मतलब कोई ऐसा तो इक्वेशन है नहीं कि घर के बाहर कोई कोरोना नाम का राक्षस टहल रहा है और घर के अंदर ही बैठने पर सेफ रहेगा। हाँ। ये तो कोई इक्वेशन है नहीं, लॉकडाउन कोई समीकरण है। लॉकडाउन, कई लोगों ने कहा है कि ये समय और टाइम बाइंग का एक तरीका है लॉकडाउन। कई बातें हो रही हैं, टेस्टिंग पे बात हुई। सर, एक कमेंट है, एक क्वेश्चन है, मनीष केसवानी है, हमारे व्यूअर हैं, तो अंशुमान जी से पूछ रहे हैं कि विल इन्फ्लेशन अराइज आफ्टर लॉकडाउन इज ओवर बिकॉज ऑफ लिमिटेड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड surplus liquidity due to stimulus, or will it fall due to lack of demand? दोनों चीजें होंगी सर। इंडिया विल बी हैविंग अ वेरी पिक्यूलियर सिचुएशन इन टर्म्स ऑफ इन्फ्लेशन। महंगाई में भारत में एक पिक्यूलियर सिचुएशन होगी। अर्बन एरिया में सप्लाई ड्रिवन, शॉर्टेज ड्रिवन इन्फ्लेशन दिखने लगी है। सब्जियों की कीमत बढ़ रही है, आटे की कीमत बढ़ रही है, क्योंकि सप्लाई चेन्स टूटी हुई हैं, फैक्ट्रीज में काम नहीं हो रहा है, लास्ट माइल की जो डिलीवरी का नेटवर्क है जहां सामान डिलीवर होता है वो टूटा हुआ है। पर रूरल एरिया में जब नई क्रॉप आएगी तो डिफ्लेशन की स्थिति आएगी, क्योंकि रूरल एरिया में दोहरी दिक्कत है। रूरल एरिया में लेबर बहुत बड़े पैमाने पर पहुंच चुका है, जिससे सही वेतन नहीं मिलेगा, और वहां बड़े पैमाने पर उपज मौजूद होगी जो शहरों में नहीं आ पाएगी। एक तो भारत में वैसे भी कृषि उत्पादों का शहरों तक आने का जो पूरा तंत्र है वो ध्वस्त है, टूटा हुआ है, क्योंकि उनके बीच में मंडी और मंडियों में बैठे ठेकेदार और राजनीतिक नेता जो मंडियां चलाते हैं वो बैठे हैं, वो वैसे ही सामान नहीं आने देते हैं। और ऐसी स्थिति में जब पूरा सप्लाई चेन नेटवर्क टूट चुका है, ट्रक्स नहीं चल रहे हैं, लोकल लेवल के ऊपर सप्लाईज नहीं हो पा रही हैं, मंडियां बंद पड़ी हुई हैं, तो शहरी इलाकों में हमें महंगाई देखने को मिलेगी, जो हमारे लिए ज्यादा बड़ी चुनौती है, क्योंकि शहरी इलाकों में बेरोजगारी तेजी से बढ़ रही है, वेतन कटौतियां होने वाली हैं, लॉकडाउन और बढ़ेगा, कुछ तो इलाकों में बढ़ेगा ही। अगर आप हॉटस्पॉट एरिया को मान लें तो वहां नौकरियों पे और ज्यादा गहरा असर पड़ेगा। पर ग्रामीण इलाकों में गरीबी इसलिए बढ़ेगी क्योंकि ग्रामीण इलाकों का सामान शहरों तक नहीं आ पाएगा। एक और महत्वपूर्ण बात देखने वाली है कि भारत में परचेजिंग पावर बहुत तेजी से गिरेगी आने वाले समय में। लोगों के खर्च बहुत सीमित होंगे, जो एस्पिरेशनल खर्च हैं, एक्सपेंडिचर हैं, जैसे टीवी, मोबाइल फोन, फ्रिज, अपनी लाइफ स्टाइल को अपग्रेड करना, ये सारे एक्सपेंडिचर्स गिरेंगे। इनका बड़ा असर डिमांड पर दिखाई देगा। तो अंततः हम धीमे धीमे सीजनल इन्फ्लेशन से बाहर निकलकर एक डिफ्लेशनरी ट्रेंड की तरफ जाएंगे जहां पर मांग काफी कम होगी। तो ये था हमारा आज का अर्थात। आप सभी लोगों के लिए कैसा लगा, आपकी राय क्या है, हमें जरूर बताइएगा। कोई सवाल अगर मन में आ रहा है तो वो सवाल भी पूछिए वीडियो के कमेंट सेक्शन में। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब पर लिखिए, पूछिए, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि फेसबुक पर लिखिए और पूछिए। आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए और घर में रहिए और ललन टॉप को फॉलो करते रहिए। शुक्रिया।